Today we are going to start the new topic that is about Newton's second law of motion. Last lecture में हमने सीखा था कि Newton's first law of motion क्या है. That told us कि अगर force हम जो हमारा resultant force है वो अगर zero है तो body में acceleration भी zero produce होगा. मतलब acceleration produce नहीं होगा. अगर और इसमें हमने ये भी सीखा था कि inertial frame of reference और non inertial frame of reference क्या है. अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है. बच्चों ये तुमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है. 9th 10th में भी तुमने सीखा है कि न्यूटन सेकंड लॉ या न्यूटन थर्ड लॉ क्या है. यहां पे भी लॉ वही है, इसे हम थोड़े अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ताकि ये हमारे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर में, मोशन कोई भी बॉडी है उसका मोशन के बारे में पता करना है, उस पर क्या फोर्स लग रहा है, क्या रिजल्टेंट फोर्स है, उसके वजह से जो रिजल्ट हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में वो कितना है. ये सब हमें फाइंड करना होगा. तो हमने थोड़े अलग तरीके से इसे लिखा है न्यूटन सेकंड लॉ. क्या है जरा देखते हैं. द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल या बॉडी कुछ भी हो सकता है, मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम. यू नो अबाउट इट. इनर्शियल फ्रेम क्या होता है ये लास्ट वीडियो में तुमने सीख लिया है. जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को देख के आना, तभी अच्छे से समझ में आएगा. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से अगर हम किसी भी पार्टिकल का, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन मेजर करते हैं तो वो कितना होता है. इट इज इक्वल टू या इट इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. वेक्टर सम मतलब तुम्हें पता है, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय इट्स मास. जो पार्टिकल का मास है उससे डिवाइड कर देना है. तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या. यही है, ये जो इतना कुछ हमने लिख दिया यहां पे, ये है क्या. The acceleration of a particle of a body measured from an inertial frame is equal to या is given by what? The vector sum मतलब जो resultant force उस body पे act कर रहा है, that force divided by the mass of the body, the mass of the particle. That's it. यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है और इसमें कुछ नया नहीं, ये तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है. इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए. ऑब्वियसली ये भी तुमने पढ़ा हुआ है. अब यहाँ डिफरेंस सिर्फ क्या आ गया, पहले तुम्हें क्या बताया गया था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई एंड द चेंज ऑफ व्हाट, द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई. तो ये सारे लोगों को पता है इसे. तो ये भी वही है, इसमें कुछ अलग नहीं लॉ आ गया, लॉ अभी भी वही है, बस इसको इंटरप्रेट हमने अलग तरीके से किया, अलग तरीके से लिखा है ताकि हम इसका यूज कर सकें अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में. दैट्स इट. और बच्चों एक चीज और, ये जो हम लिखते थे क्लास 9th में जो तुमने पढ़ा कि mv माइनस mu बाई टी इज प्रोपोर्शनल टू f. तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट ले लेते थे k और ये m कॉमन लेके v माइनस u बाई टी हम लिख लेते थे. तो ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे हम दे सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया और कांस्टेंट जो हमारा k है इसका वैल्यू 1 आता था अगर इन सबका हम ऐसा यूनिट्स लेते थे. तो ये v माइनस u बाई टी क्या है तुम्हें पता है, ये क्या है, एक्सेलरेशन. तो ये k का वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या आ गया, m इंटू ए इज इक्वल टू f. अब जरा सोचो, ये m हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, मतलब मास हमारा कांस्टेंट रहेगा. मास कांस्टेंट जो भी हमारा प्रैक्टिकल कंडीशंस है उसमें हर जगह किसी भी बॉडी का मास सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं कभी. हाँ, कब बदलेगा बॉडी का मास, मान लो ये बॉडी है, ये अगर u के स्पीड से चल रहा था और इस पे इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया गया कि इसका वेलोसिटी u से बढ़ के 3 into 10 to the power 8 मतलब लाइट के स्पीड के जितना हो गया, कंपेरेबल हो गया, या 10 to the power 7 जितना भी, 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड जितना भी अगर इस बॉडी का स्पीड हो गया तो इस बॉडी का मास बदल जाएगा. बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. चाहे हम जितना भी फोर्स लगा ले किसी बॉडी पे और कितने देर तक भी फोर्स लगा ले, इस बॉडी का वेलोसिटी कभी भी उतना ज्यादा नहीं हो सकता. 10 to the power 6 के रेंज का या 10 to the power 7 के रेंज का कभी भी नहीं हो सकता. दैट्स इट. तो ये मास हम कांस्टेंट लेके चलते हैं और कब कांस्टेंट नहीं रहेगा, कब बदल जाएगा, ये तुम्हें पता चल गया. खैर, तो ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, दैट इज द एक्सेलरेशन व्हेन इट इज मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम. ये ध्यान रखना है. It is equals to the resultant force, that is the vector sum of all the forces acting on the particle, on the body, divided by its mass. That's it. अब जरा सोचो, ये जो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा या सेकंड लॉ पढ़ा या थर्ड लॉ जो हम पढ़ने वाले अगले लेक्चर में, हम ये भी सीखेंगे थर्ड लॉ के बारे में भी. ये सब हम सीख क्यों रहे, ये हमें बता क्या रहा है. It tells us the relation between the force, the resultant force, the sum, vector sum of all the forces acting on the body and acceleration and its mass. यहां लिख देता हूं मैं एक बार,
ये जो लॉ है हमारा, ये क्या बताता है? इट टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन द वेक्टर सम of all forces acting on the particle या on the body, on the particle with the acceleration and its mass. तुम्हें दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली कि ये जो हमारा लॉ है ये किस किस चीज के बारे में रिलेशन बता रहा है, किस किस चीज के बीच का रिलेशन बता रहा है, किसके बीच का रिलेशन बता रहा है? दिख रहा है? फोर्स, जो वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, उस फोर्स के बीच में और उस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ और उस बॉडी का मास, उस पार्टिकल का मास कितना है, इन तीनों चीजों के बीच का रिलेशन हमें बता रहा है ये। तो बच्चों ये जो भी लॉ हमने फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ पढ़ा या थर्ड लॉ पढ़ा, इसका हम यूज कहां करेंगे? क्या जरूरत है सर इसके सीखने का? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉज हमारे लिए। इसको यूज करके हमारे किसी भी बॉडी का मोशन कैसा है, मोशन को स्टडी करना है, उस मोशन के बारे में पता करना है कि आखिर इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो कितना हुआ। जैसे तुमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा, फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा कि अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0, अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी में भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो रहा है सर, बट कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ से। तो ये तीनों लॉज हैं हमारे, बेसिकली इसमें हमें किसके बारे में रिलेशन है? फोर्स, पहला, दूसरा, तीसरा, सब में फोर्स आ रहा है। तो ये जो हमारा न्यूटन्स लॉज है, इसको हम यूज करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। बट उससे पहले हमें एक चीज और समझना पड़ेगा कि सॉल्व करने के लिए हमारा स्टेप्स क्या होना चाहिए, हम क्या क्या करेंगे। जनरली बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इसमें, उन्हें ये बात पता रहता है कि सर एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, बट आखिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उसके बाद करेंगे क्या? दे आर स्ट्रक इन द प्रॉब्लम कि अब फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स लेना है, किस फोर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कुछ भी नहीं है ऐसा कंफ्यूजिंग इसमें, बिल्कुल आसान है। हम एक एक स्टेप करके सीखेंगे और एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ये पता रहेगा कि ये अगर हमारा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है, कैसे सॉल्व करना है। देखते हैं एक एक करके। अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम डिसाइड करेंगे कि हम ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, उसमें हमारा सिस्टम कौन सा है, सिस्टम पहले डिसाइड करेंगे। डिसाइड द सिस्टम। अब बच्चों तुम ये सोचोगे कि सर ये सिस्टम क्या है? सिस्टम कुछ भी हो सकता है। सिस्टम एक सिंगल ब्लॉक हो सकता है, या उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ हो सकता है, या एक लड़का है जो कि एक ब्लॉक को अपने सर पे लेके खड़ा है, वो भी एक सिस्टम हो सकता है। कुछ भी सिस्टम में आ सकता है। बस एक कंडीशन है कि जिसे तुम सिस्टम, मैं यहां लिख देता हूं पहले, डिसाइड द सिस्टम ऑन विच द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज टू बी अप्लाइड। जिस सिस्टम पे तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने वाले हो, मतलब सिंपली तुम जिस बॉडी के मोशन के बारे में पता करना चाहते हो, तुम उसे सिस्टम लेट करोगे। और वो सिस्टम का हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, जैसे एक बार हम देख लेते हैं, समझते हैं इसे। मान लो यहाँ पे एक टेबल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, इधर एक और ब्लॉक है, ब्लॉक सी, और ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। एक स्ट्रिंग हमने ले लिया, इस स्ट्रिंग से ये दोनों ब्लॉक, मान लो ये ब्लॉक सी है, इससे कनेक्टेड है। इधर एक पुली हमने ले लिया, ये पुली, इस पुली से होता हुआ यहां से मान लो हमारा, थोड़ा इसे छोटा बना लेते हैं, ये पुली ले लिया हमने, इस पुली से होता हुआ एक स्ट्रिंग हम पास करवाते हैं, और ये स्ट्रिंग ऐसा पास करता हुआ ऐसा। ये सारा न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, बहुत आसानी से करने वाले हैं। अभी हम बस ये आइडिया ले रहे हैं कि हम अगर सिस्टम हमें मानना है तो हम सिस्टम लेट करने का, सिस्टम मानने का हमारा कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। अब यहां एक और ब्लॉक सस्पेंड कर दिया, मान लो ये ब्लॉक डी। अब बच्चों ये सिस्टम पहले हमें डिसाइड करना है कि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किस पे अप्लाई करने वाले हैं, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करके जो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा उसे सॉल्व करके हमारा न्यूमेरिकल बनेगा।
तो सिस्टम किसे ले सकते हैं, बस एक कंडीशन है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम, ऑब्वियसली ईच पार्ट ऑफ सिस्टम इज सेम। जो जिस पार्ट को, अब जैसे मान लो तुम बोलोगे कि सर हम ए और बी दोनों को एक साथ सिस्टम लेट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। अगर इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो सोचना, मान लो ये कुछ भी है यहाँ पे और इधर से एक और स्ट्रिंग है, यहां से तुम फोर्स लगा रहे हो नीचे की डायरेक्शन में, तुम खींच रहे हो इस रस्सी को, तुम खींच रहे हो, तो इससे कौन कौन कनेक्टेड है, इस वाले स्ट्रिंग से होता हुआ ये ऐसे गया, ये कनेक्टेड, फिर एक दूसरा स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हुआ, इससे ये दोनों कनेक्टेड है, ए और सी कनेक्टेड है। तो हम सिस्टम किसे लेट कर सकते हैं, ए और बी को हम सिस्टम लेट कर सकते हैं, ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। उसके बाद ए बी और सी को हम सिस्टम लेट कर सकते हैं, क्यों भाई, क्योंकि सोचो यहां से स्ट्रिंग को तुमने खींचा, तो स्ट्रिंग को खींचोगे तो ये डी नीचे आएगा और ये स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर पास हो रहा है, तो ये सी भी आगे बढ़ेगा और ये सी आगे बढ़ेगा, तो इसके साथ साथ ये ए और बी दोनों आगे बढ़ेंगे। मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सबका सेम है, ध्यान रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। ये मान लो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए, तो ये जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उतना ही ये भी करेगा, उतना ही ये भी करेगा। मतलब इन सबका डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इसके लिए सबके लिए सेम, हाँ बट डायरेक्शन अलग अलग होगा। इसका देखो तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसका एक्सेलरेशन किधर है, इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग हो गया इन दोनों के लिए, इसलिए इन दोनों को हम सिस्टम नहीं ले सकते हैं। सिस्टम लेने के लिए क्या कंडीशन है, द एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ सिस्टम इज सेम। तो जैसे ए और बी को हम सिस्टम ले सकते हैं, इन दोनों को सिस्टम ले सकते हैं क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन किधर है, इधर ही है एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो इन दोनों को सिस्टम ले सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी सिस्टम ले सकते हैं क्योंकि ए बी और सी इन तीनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो ये तीनों को भी सिस्टम ले सकते हैं। बट क्या C प्लस डी मतलब C और D दोनों को सिस्टम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, ए है, स्मॉल है, बट डायरेक्शन दोनों का अलग है एक्सेलरेशन का, इसलिए इन दोनों को हम सिस्टम लेट नहीं कर सकते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे काम आने वाला है, ये टेंशन के बारे में जब हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तभी तुम्हें बताया था टेंशन कब क्रिएट होगा, जब हमारा जो स्ट्रिंग है या चेन है वो टाइट हो, तो टाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये एक दूसरा स्ट्रिंग, ये एक अलग स्ट्रिंग है, ये एक अलग स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन अलग होगा, इसमें टेंशन अलग होगा। मान लो इसमें मैंने टेंशन बोला T1, तो यहां पे भी टेंशन होगा T1 और यहां टेंशन अलग होगा, यहां होगा टेंशन T2, वैल्यू अलग अलग होगा टेंशन का, क्यों, ये बार बार हम यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग है, स्ट्रिंग अगर बदल गया तो टेंशन का वैल्यू अलग रहेगा, ये स्ट्रिंग अलग है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन यहां T1, यहां भी T1, यहां भी T1, हर जगह T1 रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। और ये टेंशन ये अलग है क्योंकि ये स्ट्रिंग ही अलग है, स्ट्रिंग बदल गया। वैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये टेंशन के बारे में और भी बहुत सारा डिस्कशन हम करेंगे। अभी जो हमारे लिए काम में है, जो जरूरी है वो हमने देख लिया। अब ये सिस्टम तो लेट कर लिया, मान लो तुमने सी को सिस्टम लेट कर लिया, ये सब अभी हटा देता, तुमने सी को सिस्टम लेट कर लिया, तो सी को सिस्टम लेट करने के बाद अब सर दूसरा स्टेप क्या होगा, सी को तुमने सिस्टम लेट कर लिया, मतलब सी पे तुम्हें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करके इक्वेशंस फ्रेम करना है, इक्वेशंस लिखना है और फिर मोशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो मान लो तुमने सी को सिस्टम लेट कर लिया, तो ये जो हमारा सिस्टम है, लिस्ट तैयार करो, लिस्ट ऑफ फोर्सेस। अब एक बार तुमने ये तैयार कर लिया कि ये सिस्टम कौन सा है, मान लो तुमने सी को सिस्टम मान लिया या ए प्लस बी को सिस्टम मान लिया या ए प्लस बी प्लस सी को सिस्टम मान लिया, तो अब इस पे फोर्स कौन कौन सा एक्ट कर रहा है तुम ये पहले डिसाइड करो। हम सी पे आते हैं, सी पे जरा देखना तो फोर्स कौन कौन सा एक्ट कर रहा है। एक फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट, मान लो इसका मास m है, स्मॉल है, तो इसका वेट या वेट को हम डायरेक्टली W से लिख लेते हैं, W नीचे की डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये टेबल इस ब्लॉक सी पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। मान लो टेंशन इधर हमारा जो हमने लिखा था T1, ये भी लग रहा है, टेंशन किधर लगता है, जैसे ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और टेंशन, ये जो स्ट्रिंग है, ये टेंशन मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि टेंशन
किसी भी ब्लॉक पे, किसी भी बॉडी पे किस डायरेक्शन में लगाता है? अवे, अवे फ्रॉम इट। तो ये ब्लॉक यहां रहा, तो इस पे ये स्ट्रिंग किधर लगाएगा फोर्स, टेंशन किधर लगाएगा? अवे फ्रॉम दिस ब्लॉक। वैसे ये वाला स्ट्रिंग इस ब्लॉक सी पे किधर लगाएगा टेंशन फोर्स? इससे दूर, मान लो इसे हम T2 बोल रहे हैं, तो ये T1 इधर लग रहा है, T2 इधर लग रहा है। ये सारा फोर्स का लिस्ट हमने बना लिया। अब लिस्ट बना लिया फोर्स का, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? थर्ड स्टेप क्या होगा? एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, कि ये जो फोर्स का तुम लिस्ट बना रहे हो, ये सारा फोर्सेस एक्ट करना चाहिए इस बॉडी पे। ये बॉडी किस पे फोर्स लगा रहा है ये नहीं लिखना है हमें। हमें कौन सा फोर्स चाहिए कि इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। यहां मैं लिख देता हूं, लिस्ट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है उसका लिस्ट बना लिया। जैसे 1 2 3 4, 4 फोर्सेस पे एक्ट कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे, दैट इज अबाउट ड्रॉइंग द FBD, जो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे इसका। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं भाई, देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए तुम क्या करोगे? फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए ये जो हमारा सिस्टम है, इसे हम एक छोटे से पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिस्टम हमारा था C, तो हमें इसी के मोशन से इंटरेस्ट है। हमें ये पता करना है कि इसका मोशन कैसा है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब फाइंड करना है। तो जरा देखो, तो ये C को हमने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लिया। अब इस पे जो जो फोर्स लग रहा है उसके लिए वेक्टर्स ड्रॉ करो। एक फोर्स ऊपर लग रहा है, वेक्टर ड्रॉ कर लिया, एरो के साथ वेक्टर दिखा दिया। ये फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया n। और ये सब स्टार्ट कहां से करना है? फ्रॉम दिस पॉइंट। ये हमारा पॉइंट ओरिजिन है, और ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इस बॉडी को, इस सिस्टम को। तो इस सिस्टम से, इस पॉइंट से हमने वेक्टर ड्रॉ किया। एक फोर्स इधर, दूसरा फोर्स नीचे, दैट इज द वेट ऑफ दिस ब्लॉक C। तीसरा फोर्स किधर? इधर T1, और चौथा फोर्स किधर? इधर T2। तो ये सारा फोर्स हमने लिख लिया, ये FBD हमारा बन गया। अब मान लो एक और फोर्स ले लेते हैं। अभी हम एग्जांपल वैसे लेंगे। मान लो यहां पे एक ब्लॉक है हमारे पास, इसको मैं खींच रहा हूं ऐसे फोर्स से, ये हमारा एक फोर्स है। तो एक फोर्स तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, इधर भी दिखा सकते हो। मतलब ये जो हमारा प्लेन है डायग्राम का, इस डायग्राम के प्लेन के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तुम, उस डायरेक्शन में फोर्स को वेक्टर से दिखाओगे। ऊपर, नीचे, इधर, इधर, ऐसे ऑब्लिकली, या ऐसे कैसे भी दिखा सकते हो। तो ये तो FBD हमने बना लिया। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप, जब हमने FBD बना लिया, तो FBD बनाने के बाद जितना भी फोर्सेस है, सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि एक्स एक्सिस तुम्हें किसे लेना है। बॉडी का एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में, तुम उसे एक्स एक्सिस ले लोगे। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो तुम इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लो, और इसके जो परपेंडिकुलर है उसे वाई एक्सिस ले लोगे। दैट्स इट। तो मान लो हमारे बॉडी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो हम इसे एक्स एक्सिस ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि जो भी हमारा फोर्सेस है, उन सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट फाइंड करो। मान लो ये फोर्स, तो इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करो। हमें आता है एक्स कंपोनेंट फाइंड करने। सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट फाइंड करो। जो भी फोर्सेस पे बॉडी पे एक्ट कर रहा है, सबका एक्स कंपोनेंट फाइंड करो। अब जैसे ये तो तुम्हें दिख रहा है कि ये तो एक्स एक्सिस कहलाएंगे, ये इधर दिख रहा है, तो इधर T2 है, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा? -T2। ये हम कर सकते हैं। n ऊपर है, तो इसका तो कंपोनेंट फाइंड करोगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो 0 ही हो जाएगा। तो सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट फाइंड करो, उसको ऐड करो और इक्वेट करोगे किससे? मान लो रिजल्टेंट फोर्स आया तुम्हारा, सब जितने भी फोर्सेस है सबका एक्स कंपोनेंट तुम्हारा ये आया। इसको इक्वेट किससे करोगे? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड इट्स एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन में। दैट्स इट। तो ये हमारा फाइनल स्टेप था। और y एक्सिस के अलोंग ऑब्वियसली बॉडी का एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग है, तो y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है ही नहीं। मतलब एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट होगा 0। तो सेकंड वाला जो हमारा इक्वेशन होगा वो हम कैसे लिखेंगे? यहां मैं लिख रहा हूं Fy, मतलब जितने भी फोर्सेस हैं सबका y कंपोनेंट फाइंड करो और सबको ऐड करो, और उसको इक्वेट किससे करोगे? मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द बॉडी, उसको मल्टीप्लाई करोगे तुम ay, वेक्टर ay मतलब द y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन तो 0 है, क्योंकि बॉडी का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। बस
दैट्स इट। तो ये हमारा फाइनल स्टेप था। अब इससे रिलेटेड एक बहुत आसान सा एग्जांपल देखते हैं जिससे हमारा ये क्या करना है, कैसे न्यूमेरिकल बनाना है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसके हेल्प से हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा। देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m, ये ब्लॉक है हमारे पास मास कैपिटल M का, इट इज पुल्ड ऑन दिस स्मूथ टेबल। ये हमारा टेबल है, स्मूथ टेबल मतलब फ्रिक्शनलेस है। तो ये ब्लॉक को हम खींच रहे हैं, ये हमारा स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के हेल्प से मान लो मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं और इधर फोर्स लगा के मैं इस ब्लॉक को खींच रहा हूं इस टेबल पे, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक मेरे साथ इस डायरेक्शन में तो नहीं है, ये तो टेबल के ऊपर मूव करेगा। मतलब हमारे पास और क्या गिवन है, ये जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं तो ये स्ट्रिंग हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास पता है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज a। अभी हमें खुद सोचना है कि फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, तो फोर्स इधर लगाने से ये ब्लॉक हमारे साथ इधर तो नहीं आ रहा है, ये ब्लॉक कैसे मूव करेगा, इस टेबल के ऊपर ऐसे मूव करेगा। मतलब इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमें पता है। एक्सेलरेट ये कैसे करेगा, अलोंग द हॉरिजॉन्टल, अलोंग द सरफेस ऑफ द टेबल, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। अभी मैंने तुम्हें बताया कि बॉडी का एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में हो तुम उसको एक्स एक्सिस मानोगे, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो इसको मान लो एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ये होगा ये लाइन, तो इसे हम मान लेंगे वाई एक्सिस। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हमें सिस्टम डिसाइड करना है। तो ये सब कुछ हमारा किससे रिलेटेड है, ब्लॉक से रिलेटेड है। स्ट्रिंग ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है, और स्ट्रिंग जो ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है या किसी बॉडी पे जो फोर्स लगाएगा स्ट्रिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंशन। तो ये स्ट्रिंग पे हम इधर फोर्स लगा रहे थे, तो हम चाहे जो कुछ भी फोर्स लगा रहे हैं, ये हमें फाइंड क्या करना है, पहला पार्ट में फाइंड क्या करना है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। ये स्ट्रिंग रहा हमारा, ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा, मतलब टेंशनल फोर्स हमें फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है कि ये स्ट्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पे। तो देखते हैं। सबसे पहले इसको तो हमने सिस्टम लेट कर लिया। सिस्टम लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस सिस्टम पे, इस ब्लॉक पे कितना सारा फोर्सेस एक्ट कर रहा है ये ढूंढो जरा। सबसे पहली बात, इस पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, इसका खुद का वेट किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पे पहला फोर्स कौन सा एक्ट करेगा, इधर लिख देता हूं मैं, या फिर रहने दो इधर ही, कैपिटल M इसका मास है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट करेगा, दैट इज कैपिटल M इनटू G। दूसरा फोर्स इस पे कौन सा एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मान लो इसको हम कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं। तो ये दो फोर्सेस इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, और ये वर्टिकल डायरेक्शन हमारा क्या है, वाई एक्सिस। सिंपल बिल्कुल, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इसको लिया एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो है हमारा डायरेक्शन उसको लिया वाई एक्सिस। तो ये टेबल लगाएगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, और इस पे और भी एक फोर्स लगा रहा है इस ब्लॉक पे, किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज वेट ऑफ दिस ब्लॉक, दैट इज M इनटू G। तो ये फोर्सेस हमें पता चल गया, और तीसरा फोर्स हमें यहां दिख रहा है, ये टेंशन। तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे, इसका FBD बनाएंगे। FBD बना लो। FBD बनाने के लिए क्या करते हैं, इस सिस्टम को एक, ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, हम पहली बार इसका एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए एक एक चीज तुम्हें बताते चल रहा हूं, फिर धीरे धीरे तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्टली FBD बनाओगे, एंगल वगैरह देखोगे, अपना कंपोनेंट फाइंड करोगे और बहुत आसानी से बना लोगे। तो हम एक एक स्टेप अभी देख लेते हैं। ये हमारा सिस्टम, इस सिस्टम को पॉइंट से डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया, इस पे जो जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। एक फोर्स ऊपर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, मैग्नीट्यूड लिख लिया है। दूसरा फोर्स किधर, नीचे, ये कौन सा फोर्स, W या कैपिटल M इनटू G लिख लो, दैट इज वेट ऑफ दिस ब्लॉक। तीसरा फोर्स क्या है, तीसरा फोर्स ऐसे, अभी जो तुम्हें मैं बता रहा था कि अगर कोई फोर्स ऑब्लिकली एक्ट कर रहा है या इधर एक्ट कर रहा है, इधर एक्ट कर रहा है ऑब्लिकली, तो हम उसको उसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ड्रॉ करके। तो ये वेक्टर हमने बना लिया, और ये बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये हमारा कौन सा फोर्स है, टेंशनल फोर्स। फोर्स जो स्ट्रिंग लगा रहा है ब्लॉक पे, वो कौन सा फोर्स होगा, टेंशन होगा ऑब्वियसली। तो ये टेंशन हमें फाइंड करना है, करते हैं। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप, हम क्या करने वाले हैं, जितना भी फोर्सेस है, 1 2 3, 3 फोर्सेस हैं अभी हमारे पास। फ्रिक्शन इस पे एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि ये हमारा टेबल क्या है, स्मूथ है। अगर स्मूथ नहीं दिया रहता तो हम फ्रिक्शन को भी कंसिडर करेंगे। खैर, अभी फ्रिक्शन हमने नहीं पढ़ा, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर ये सब कुछ भी आएगा। तो ये टेंशन, ये इधर 3 फोर्सेस है। अब एक एक करके तीनों फोर्सेस का कंपोनेंट फाइंड करो, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स कंपोनेंट इसका फाइंड करेंगे, टेंशन का एक्स कंपोनेंट फाइंड करोगे, तो ये क्या होगा, ये सब हमने वेक्टर जब स्टार्ट किया था तभी किया था, T cos थीटा, इस डायरेक्शन में आ गया कंपोनेंट। दूसरा,
ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का x कंपोनेंट फाइंड करोगे तो क्या होगा 0, cos 90 0 होता है, तो ये 0 हो गया इसका कंपोनेंट। वैसे ही mg कैपिटल M इंटू जी का कंपोनेंट x डायरेक्शन में x कंपोनेंट फाइंड करोगे, फिर से वही बात, cos 90 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास x कंपोनेंट, फोर्स का x कंपोनेंट ऐसे लिख लेते हैं, फोर्स का x कंपोनेंट एक ही है हमारे पास, कौन सा, t cos थीटा, दैट्स इट। अब ये x कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिया, और इस x कंपोनेंट को किससे हम इक्वेट करने वाले हैं, फोर्स को हम किससे इक्वेट करेंगे, मास ऑफ दिस बॉडी ऑफ दिस सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स जो लग रहा है बॉडी पे, रिजल्टेंट फोर्स, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे फोर्सेस का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0, और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, तो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, ये किसके इक्वल होगा, t cos थीटा जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है x डायरेक्शन में, वो किसके इक्वल होगा, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो मास ये रहा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ये रहा m इंटू a, एक्सेलरेशन गिवन है हमारे पास, a है एक्सेलरेशन। तो ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, ये तो टेंशन आ गया। अब जरा इसका y कंपोनेंट भी फाइंड करो। इसका y कंपोनेंट क्या होगा, ये तो x कंपोनेंट से हमने फाइंड किया, तो ये आ गया y कंपोनेंट, जरा फाइंड करो। तो इसका y कंपोनेंट इधर फाइंड करोगे तो ये क्या हो गया, ये 90 माइनस थीटा होगा क्या, वैसे ये तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये t है तो इधर क्या हो गया t sin थीटा, ये t cos थीटा, ये t sin थीटा। अब तुम्हें क्या दिख रहा है कि y डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, पॉजिटिव y डायरेक्शन में ये n भी था, ये t sin थीटा भी आ गया, और नीचे के डायरेक्शन में mg है। बच्चों तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि सर ये ब्लॉक ना ऊपर मूव करेगा ना नीचे ही जाएगा, मतलब इधर या इधर इसका एक्सेलरेशन नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया था कि y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो अलोंग हॉरिजॉन्टल है, अलोंग x एक्सिस है। तो अब हम क्या करेंगे, y कंपोनेंट एक बार लिख लेते हैं। क्या होगा y कंपोनेंट, देखो तो एक फोर्स ऊपर क्या था n प्लस y कंपोनेंट, मतलब पॉजिटिव y डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, तो सारे फोर्सेस का एडिशन करो, वेक्टर सम करो सारे फोर्सेस का, y कंपोनेंट n प्लस t sin थीटा, और ये नीचे है तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा, इधर mg है तो y कंपोनेंट लोगे तो क्या होगा, माइनस mg, इसको भी ऐड कर लेते हैं, माइनस mg। ये पूरा क्या आ गया, y कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये हमारा पूरा क्या आ गया, y कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब y डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट क्या है, ये आ गया। अब तुम्हें पता है कि सर फोर्स तो पता चल गया, बट इसका एक्सेलरेशन क्या है उधर, 0, लिख लेते हैं n प्लस t sin थीटा माइनस m इंटू जी। सोचना नहीं है कुछ भी, mg इधर था तो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, cos 180, मतलब माइनस mg। अब इसे इक्वेट किससे करेंगे, हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन तो सर इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा है, ऊपर थोड़ी ना जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, मतलब m इंटू क्या करोगे 0, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख लिया 0, मतलब ये 0 क्या है, ये x कंपोनेंट था, x कंपोनेंट a था और y कंपोनेंट एक्सेलरेशन का 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0। यहां से एक और इक्वेशन में मिल गया, क्या मिल गया, n प्लस t sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू g। अब देखो तो बच्चों हमें पता क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, पता क्या करना है, स्ट्रिंग ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब टेंशनल फोर्स पता करना है। तो टेंशनल फोर्स यहां से तुम पता कर सकते हो, टेंशनल फोर्स कितना हो गया, पहली बात तो टेंशनल फोर्स यहीं से आ जाएगा, इक्वेशन 1 से टेंशनल फोर्स क्या आ गया, ma बाय cos थीटा। सब कुछ नोन है, सब कुछ गिवन है हमारे पास, कैपिटल M, एक्सेलरेशन भी गिवन है और ये थीटा भी गिवन है, तो cos थीटा, ma बाय cos थीटा, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक। तो ये टेबल ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मतलब हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू फाइंड करो, कैपिटल N का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको उधर भेजोगे, तो ये क्या हो गया mg माइनस t sin थीटा, और t का वैल्यू तो तुमने पहले ही फाइंड कर लिया, क्या आ गया t का वैल्यू, t का वैल्यू रखो, ये क्या है t का वैल्यू, ma बाय cos थीटा, और ये sin थीटा पहले से, ये sin थीटा यहां पे पहले से, तो ये देखो तो क्या आ गया mg माइनस ma tan थीटा आ गया, क्या ऐसा लिख सकते हैं।
तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा यहां से आ गया, इसे हम यहां पे इसका वैल्यू लिख लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ गया, mg माइनस ma और sin थीटा बाई cos थीटा, तुम्हें पता है ये क्या होता है, tan थीटा। दैट्स इट। तुम चाहो तो यहां से m कॉमन भी ले सकते हो। तो ये अब ये पहले हमें अगर देखता है ये क्वेश्चन तो हम सोचते हैं कि सर अब इसमें क्या करें, फोर्स किधर लग रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, एक एक स्टेप करना है। बिल्कुल जब तक तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा नहीं हो जाए तब तक तुम एक एक स्टेप फॉलो करो। पहले सिस्टम देखो कौन सा है, फिर उस पे जो फोर्स लग रहा है उसका लिस्ट तैयार करो, फिर उसके बाद इसका एफबीडी बनाओ, और एफबीडी बनाने के बाद फाइनल स्टेप एक्स कंपोनेंट फाइंड करो, सारे फोर्सेस का ऐड करो सबको, और उसको इक्वेट किससे करो, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी से। फिर दूसरा इक्वेशन के लिए क्या करोगे, y कंपोनेंट सारे फोर्सेस का फाइंड करो, उसका इक्वेट करो किससे, मास ऑफ द बॉडी, और y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन तो जीरो है तो उससे इक्वेट करो। दो इक्वेशंस आया, दो वेरिएबल्स था, दोनों वेरिएबल्स हमने एक एक करके फाइंड कर लिया। इट इज वेरी सिंपल। अब एक और बहुत आसान सा न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। अब ये न्यूमेरिकल हमारे पास है, इसमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है मास m1 का। क्या क्या गिवन है हमारे पास पहले देखते हैं। ये टेबल है एंड द टेबल इज स्मूथ, स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस है, और ये मास m1, ये ब्लॉक जिसका मास m1 है ये इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये दूसरा मास, ये दूसरा ब्लॉक है जिसका मास m2 है, और इन दोनों मासेस को, इन दोनों ब्लॉक्स को इस स्ट्रिंग से हमने कनेक्ट किया हुआ है। एक चीज यहां ध्यान देना बच्चों कि स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइक। अप टू 95% क्वेश्चन में जो तुम्हें मिलेगा हर जगह ये दिया रहेगा कि स्ट्रिंग और अगर कोई पुली है तो दे आर लाइक। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्ट्रिंग, एक सिंगल स्ट्रिंग तुमने लिया, मैंने तुम्हें बताया कि अगर एक स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग के पूरे लेंथ में हर जगह टेंशन का वैल्यू सेम रहेगा, प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन क्या है कि स्ट्रिंग लाइट होना चाहिए, मतलब उसका मास नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो अगर हमें ये गिवन है कि स्ट्रिंग लाइट है तो हम ये मान सकते हैं कि इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे, यहां 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 हर जगह टेंशन का वैल्यू सेम होगा। अगर यहां टी तो यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी। और दूसरा चीज क्या, ये पुली भी स्ट्रिंग, ये पुली भी हमारा लाइट है। तो स्ट्रिंग और पुली दोनों लाइट है। इसमें दो चीज है, तुम्हें ये ध्यान रखना है, अगर ये स्ट्रिंग का कुछ मास रहता तो हम टेंशन का वैल्यू हर जगह सेम नहीं ले सकते थे। और ये जो पुली इस स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग के बीच में आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, अगर ये पुली भी हमारा हेवी रहता, इसका मास अगर नेग्लिजिबल नहीं रहता, तब भी टेंशन हर जगह स्ट्रिंग पे हम सेम नहीं ले सकते थे। बट हमारे पास दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल किया गया है, स्ट्रिंग और पुली दोनों नेग्लिजिबल मास का है, लाइट है, इसीलिए टेंशन हम हर जगह क्या लेंगे, सेम। अगर यहाँ टी है तो यहाँ यहां यहां सारे जगह टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सारे क्वेश्चंस में हमें ये कंडीशन गिवन रहेगा। जहां नहीं रहेगा, जहां मास गिवन है कुछ हमारे स्ट्रिंग का, तो मास नेग्लिजिबल अगर नहीं है तो इसका वैल्यू चेंज होगा। खैर, तो अब जरा देखो, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन m1 का। तो फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, अभी हमें पता नहीं कि इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में। हम मान लेते हैं कि फोर्स हमने इधर लगाया है तो इसमें एक्सेलरेशन भी किधर प्रोड्यूस हो रहा है, इसी डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा हमने लेट कर लिया। अब जरा सोचो, एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने ये सीखा है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय द मास। तो मास तो हमें पता है m1, बट वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस पता है क्या, रिजल्टेंट फोर्स पता है क्या, ये नहीं, हमें ये पता नहीं, बट ये हम पता कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले तो ये बॉडी हमारा सिस्टम, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हमने इस बॉडी को सिस्टम लेट कर लिया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक पॉइंट मास से, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। अब इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, जरा ध्यान देना। एक फोर्स तो हमने इधर लगा दिया, इस डायरेक्शन में। दूसरा फोर्स, ये इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे ये अर्थ इसे अट्रैक्ट करेगा, इस ब्लॉक जिसका मास m1 है, इसको अर्थ अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वो किधर एक्ट करेगा, नीचे की डायरेक्शन में, m1g। इस पे दूसरा फोर्स हो गया m1g, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तीसरा फोर्स, ये टेबल इस ब्लॉक पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी मेंशन कर लेते, अपवर्ड डायरेक्शन में। चौथा फोर्स बच्चों, आई टोल्ड यू कि टेंशन, अगर स्ट्रिंग टाइटेंड है, अगर कोई चेन टाइटेंड है तो उसमें टेंशन आ जाता है। तो टेंशन किस डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे एक्ट करेगा, अवे फ्रॉम इट। तो इस ब्लॉक पे ये स्ट्रिंग जो फोर्स लगा रहा है, जिसे हम टेंशन बोलते हैं, वो किधर एक्ट करेगा, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, मतलब इस डायरेक्शन में। मान लो तो ये टी, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग गया टी।
एज आई टोल्ड यू कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होता है बॉडी का, उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसको लिया। तो ये डायरेक्शन हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम क्या कर सकते हैं, अब सारे फोर्सेस पता चल गए, तो इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये फोर्स हमारा पॉजिटिव हो गया, एफ हो गया पॉजिटिव, और ये टी हो गया नेगेटिव। तो इस टेंशन टी का अगर तुम कंपोनेंट फाइंड करो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर टी है तो इधर माइनस टी। इसको इक्वेट किससे करेंगे, मास टाइम्स एक्सेलरेशन से। मास तो पता है m1, और एक्सेलरेशन किधर है, इधर इस डायरेक्शन ए। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, दैट्स इट। और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स है n और m1g, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, ये ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1g। ये पहला इक्वेशन आ गया हमारा। अब हमें एक इक्वेशन मिल चुका है, दूसरे इक्वेशन के लिए हम इसे सिस्टम लेट कर लेंगे। तो जरा सोचो, तो इसे सिस्टम लेट कर लिया, तो पॉइंट से रिप्रेजेंट करो। इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, एक तो अर्थ इस पे फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा भाई, m2g। दूसरा फोर्स इस पे कौन लगाएगा, ब्लॉक पे, ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग लगाएगा। ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर खींच के रखना चाहता है, तो ये इधर इस पे किधर लगाएगा फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड आई टोल्ड यू कि स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल, लाइट है, और पुली भी लाइट है, तो टेंशन यहां हो या यहां हो, वैल्यू सेम। यहां टी था तो यहां भी टी। यहां किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक और फोर्स मिली है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बच्चों, इन दोनों को हम सिस्टम नहीं ले सकते थे, क्योंकि एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। अब जरा सोचो, ये सेम स्ट्रिंग से दोनों कनेक्टेड है, तो ये जितना इधर जाएगा उतना ही ये भी ऊपर जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, बट डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसका, इस डायरेक्शन में m1 का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a, तो इसका भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a ही होगा। तो t वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या है, t अपवर्ड डायरेक्शन में, माइनस क्या करेंगे, m2g, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका ऊपर हो रहा है, तो इसको हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लिया। बिल्कुल सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना यहां और यहां, सिस्टम अलग अलग है। इसके लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर लिया था, अब ये दूसरा सिस्टम ले लिया, तो ये ऊपर जाएगा, तो इसके लिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर लेंगे। तो नीचे वाला जो फोर्स है ये हो गया नेगेटिव, मतलब माइनस m2g। तो इन दोनों का हमने सम लिया, t प्लस माइनस m2g, क्योंकि ये नीचे है तो इसका कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस m2g। ऐड कर लिया, इसको इक्वेट किससे करोगे आप, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको इक्वेट किससे करोगे, मास टाइम्स एक्सेलरेशन से। तो मास हमें पता है, मास कितना है, m2a, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। दूसरा इक्वेशन मिल गया है, थोड़ा इधर लिख देता हूं ताकि तुम्हें दिखाई दे, m2a, दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब देखो तो जरा हमें फाइंड क्या करना था, यही तो फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ही तो फाइंड करना है। तो दो इक्वेशंस मिल गए हमें, और ये f का वैल्यू भी गिवन है, m2g, तो रख लेते हैं एक बार वैल्यू, m2g/2 माइनस t इज इक्वल टू m1a। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब जरा देखो तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। ऐड करने पे क्या होगा, जरा देखो तो 1 + 2, इसे मैं यहां पे कर देता हूं, जिन लोगों को कॉपी करना है वो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। यहां पे लिखते हैं, ये इक्वेशन 1, यही है इक्वेशन 1, यही है, इसको यहां लिख लेते हैं। f का वैल्यू रख लिया, तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करो। ऐड किया तो क्या हुआ, m2g/2, और ये माइनस m2g, एक स्टेप लिख देता हूं, m2g/2 माइनस m2g, और ये माइनस t प्लस t, ये तो कैंसिल हो जाएगा, हट गया। इधर साइड क्या आया, m1a प्लस m2a। तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा सर, ये तो m2g/2 और ये m2g, तो बचा क्या, माइनस m2g/2, और इधर क्या बचा, a कॉमन ले सकते हैं क्या, तो ये क्या हो गया, m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन यहां से क्या आ गया, माइनस m2g/2 ब्रैकेट में m1 प्लस m2। अब देखो बच्चों, हमें पता नहीं था कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर या इधर, तो हमने मान लिया कि ये इधर है। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस, नेगेटिव आ रहा है, मतलब हमने जिस डायरेक्शन में लेट किया था एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब राइट डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ प्लस आता तो हम जिस डायरेक्शन में लेके चल रहे थे वही हो जाता डायरेक्शन एक्सेलरेशन का, बट यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब क्या कि हमने जिधर लेट किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो तुम क्या लिख सकते हो,
acceleration of m1 किस डायरेक्शन में is इतना मैग्नीट्यूड, ये मैं लिख देता हूं, एक्सेलरेशन कितना आ गया is m2g by twice m1 plus m2 किस डायरेक्शन में, towards right, that's it। तो बहुत आसान सा है। अब ये आई थिंक कि ये जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया, इसके हेल्प से तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सेकंड लॉ हम कहां लगाएंगे, कहां अप्लाई करेंगे, जैसे यहां अप्लाई किया, यहां भी अप्लाई किया, तो ये कैसे अप्लाई करेंगे, इससे हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ये तुम्हारा आइडिया थोड़ा और अच्छा हो गया होगा।